प्रणाम महाराज श्री, प्रणाम आचार्य श्री महाराज। आज हाम्रो बीचमा दुईटा तीर्थहरू पशुपति क्षेत्रमा स्थापित भएका छन्। एउटा तीर्थ हाम्रो अगाडितिर उत्तर दिशामा एउटा तीर्थ यहाँ स्थापित भएको छ। यो तीर्थलाई हामी सबैजना नमन गर्दै आज यो तीर्थको स्वागत गर्नका लागि माननीय संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेज्यू हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य श्रीमती आशा पाण्डेज्यू एवं रूपले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक आदरणीय घनश्याम खतिवड़ाज्यू एवं रूपले पशुपति क्षेत्र टोपराज पाण्डेज्यू सहसचिव संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय एवं रूपले पूर्व राज्य मन्त्री लार्केल लामाज्यू पनि लामा साहब प्रणाम। सीओ साहब पनि म हार्दिक आमन्त्रित गर्दछु पर्यटन बोर्डका र आदरणीय लार्केल लामाज्यू मन्त्रीज्यूको अनुरोधमा लार्के पूर्व राज्य मन्त्री हुनुहुन्छ, पूर्व अर्थ राज्य मन्त्री, उहाँले स्वामीजी महाराज आचार्य श्री महाराजलाई सम्मान गर्न आउनु भएको छ। उहाँलाई सम्मान गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र आज यही अवसरमा केही साथीहरू पतञ्जलिका तर्फबाट पनि गोपाल गुरुङ मनरस गुरुङजीलाई पनि आमन्त्रित गर्दछु। डाक्टर उपेन्द्र महतोज्यू जो हाम्रो परिवारको सदस्य हुनुहुन्छ, मुख्य संरक्षक आदरणीय डाक्टर कुर्सियां रख दे। दाई बाई तरफ कुर्सियां नहीं है, कुर्सियां हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। ऊपर आ जाओ। आदरणीय ट्रस्टीज्यूलाई पनि दाई बाई तरफ बहुत बहुत आशीर्वाद उपेंद्र जी को, शालिग्राम जी को। दाई बाई तरफ कुछ कुर्सियां भी हैं क्या? चलो जितना है तो यही आ जाओ, बिना कुर्सी पर बैठ जाओ। पीछे वाले गद्दी पर बैठ जाओ, थोड़ा ऊंचा हो जाएगा आगे वाले से, तो पीछे वाला ऊपर बैठ जाएगा। बैठ जाओ। वो चाची आपका खाना खाने के लिए जा। बच्चे कठिन आसन करो। कार्यक्रममा मूल रूपमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय द्वारा आयोजित भगवान श्री पशुपतिनाथ दर्शन सहितको योग शिविरमा माननीय मन्त्रीज्यूको उपस्थिति रहेको छ र यो कार्यक्रमलाई पशुपति क्षेत्र विकास कोष र पतञ्जलि योग पीठ नेपालले आफ्नो सम्पूर्ण रूपमा आयोजनाका लागि सम्पूर्ण तयारी गरेको छ। यो सम्पूर्ण तयारीका साथसाथै सम्पूर्ण राष्ट्रको तर्फबाट यो राष्ट्रको उन्नति समृद्धिका लागि अर्थात् पर्यटनको विकासका लागि योगको कति ठूलो महत्व छ त्यो आफ्नो ठाउँमा स्वामीजी महाराजले यहाँहरुका बीचमा राखिसक्नु भएको छ र यसलाई प्रत्यक्षीकरण र यसलाई व्यवहारमा उतार्नका लागि आज माननीय मन्त्रीज्यू हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ र म हार्दिक आमन्त्रण गर्न चाहन्छु माननीय मन्त्रीज्यूलाई, स्वामीजी महाराज र आचार्य श्री महाराजलाई नेपालको तर्फबाट, पर्यटनको तर्फबाट, नेपाली संस्कृतिको तर्फबाट, यो पशुपति क्षेत्रको तर्फबाट हार्दिक सम्मान प्रदान गर्दिन हुन म माननीय मन्त्रीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। स्वामीजी महाराजलाई सम्मान गर्दै हुनुहुन्छ माननीय मन्त्रीज्यू सम्पूर्ण नेपाल राष्ट्रको तर्फबाट। त्यसैगरी माननीय मन्त्रीज्यूले आचार्य श्री महाराजलाई सम्मान गर्नुहुनेछ। पतञ्जलि योगपीठलाई
सम्मान गर्दै हुनुहुन्छ सम्पूर्ण राष्ट्रको तर्फबाट, नेपाल सरकारको तर्फबाट। स्वामीजी महाराज, आचार्य श्री महाराजले उहाँहरूको नेपाल राष्ट्रको सम्मान ग्रहण गर्नुभएको छ। यसलाई सुसंस्कृत राष्ट्र बनाउनका लागि, वैदिक राष्ट्र बनाउनका लागि पशुपतिको मूर्ति उपहारका रूपमा, अर्थात् सम्पूर्ण देश पाशुपत क्षेत्र बनिहालोस्, सांस्कृतिक क्षेत्र बनिहालोस्, यो सन्देश प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ। एवं रूपले म सम्मान प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ डाक्टर मिलन कुमार थापाज्यू, सदस्य सचिव पशुपति क्षेत्र विकास कोष। मैले उहाँलाई पनि आमन्त्रण गरेँ। माननीय मन्त्रीज्यू सम्मान गर्दै हुनुहुन्छ आचार्य श्री महाराजलाई। त्यसै गरी मैले आमन्त्रण गरेँ पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तर्फबाट पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव मिलन कुमार थापाज्यूले सम्पूर्ण यो पाशुपत क्षेत्रका तर्फबाट सम्मान प्रदान गर्दिन हुन सम्पूर्ण पतञ्जलि अभियानलाई सम्मान गर्दै हुनुहुन्छ। देशभरिका ती तमाम योग प्रशिक्षकहरूलाई सम्मान गर्दै हुनुहुन्छ, योगको यात्रालाई सम्मान गर्दै हुनुहुन्छ र यो पशुपति क्षेत्र योग क्षेत्रका रूपमा विकसित होस्, यसका लागि यो सम्मान हुँदैछ। स्वामीजी महाराजलाई दोसल्ला ओढाएर पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तर्फबाट सम्मान व्यक्त गर्नुभयो सदस्य सचिवज्यूले। एवं रूपले यसै गरी सदस्य सचिवज्यूले आचार्य श्री महाराजलाई सम्मान गर्दै हुनुहुन्छ र आचार्य श्री महाराजको अखण्ड पुरुषार्थले नै नेपाल आज सम्पूर्ण रूपमा योगमय भएको छ। त्यसमा स्वामीजी महाराजको सम्पूर्ण रूपमा हामीलाई आशीर्वाद छ। धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूलाई हार्दिक आभार। सम्पूर्ण पशुपति क्षेत्र विकासका मित्रहरूले पनि यहाँहरूले जो मञ्चमा हुनुहुन्छ यहाँहरूले आशीर्वाद ग्रहण गर्नुहुनेछ स्वामीजी महाराज, आचार्य श्री महाराजको। र समय सीमित छ। यो सीमित समयभित्र स्वामीजी महाराजले पनि सम्पूर्ण पतञ्जलिको तर्फबाट, योग यात्राको तर्फबाट माननीय मन्त्रीज्यूलाई पुरा योगी मन्त्रीका रूपमा आजदेखि दीक्षित गर्नुभएको छ। यसका लागि सम्पूर्ण नेपालीहरूको गौरवको विषय बनेको छ। हजुर, लामा साहब पनि आजदेखि सम्पूर्ण रूपमा योग यात्रामा दीक्षित हुनुभएको छ स्वामीजी महाराजका तर्फबाट। लार्के लामाज्यू, हजुर डाक्टर महतोज्यूले पनि सम्मान ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हजुर ट्रस्टी शालिग्राम सिंहज्यू पनि सम्मान ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ यो पाशुपत क्षेत्रमा स्वामीजी महाराजका तर्फबाट। आशा पाण्डेज्यू सम्मान ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ पतञ्जलिको तर्फबाट, स्वामीजीको तर्फबाट, योग अभियानको तर्फबाट आजदेखि योग गर्ने संकल्प। सहसचिव टोपराज्यू, संस्कृति पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव टोपराज पाण्डेज्यू। अभी संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी को मैं अपने जैसा पतला भी बनाऊंगा। अब तो पूरा हमारा शिष्य हो गया ना भगवान पशुपतिनाथ की सन्निधि में, तो अब अपने जैसा तो बनाना ही पड़ेगा। तो धन्यवाद सञ्चालकज्यू। आज यस पवित्र स्थल पशुपतिनाथको प्राङ्गणमा यस कार्यक्रममा आउनुभएका आदरणीय स्वामी रामदेव योग गुरुज्यू, आचार्य बालकृष्णज्यू, पूर्व मन्त्री लार्केन लामाज्यू
एनआरएनका संस्थापक अध्यक्ष डाक्टर उपेन्द्र महतोज्यू, पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारी साथीहरू, योग गुरु आदरणीय लभदेव मिश्रज्यू, उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरूमा म पर्यटन मन्त्रालयको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट म आदरणीय स्वामी रामदेव गुरु र आचार्य बालकृष्ण गुरुप्रति हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। वास्तवमा अस्ति 19 नोभेम्बरमा उहाँहरू यहाँ आउनुभएको थियो र दुईटा च्यानलको चाहिँ उद्घाटन सँगै भवनको उद्घाटन पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले गर्नुभएको थियो। शीर्ष नेताहरूको त्यहाँ उपस्थिति थियो। त्यो कार्यक्रममा आदरणीय सडक परिवहन तथा रेल मन्त्री नितिन गडकरीज्यूले पनि अनलाइन माध्यमबाट आफ्नो मन्तव्य राख्नुभएको थियो। म उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु, सम्झिन चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। जुन आज भारतभरि जुन विकास भएको छ, जुन यातायातको सुविधा भएको छ, त्यो वास्तवमा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। भारत र नेपाल सँगै सीमा जोडिएको हुनाले त्यहाँको विकासले गर्दाखेरि नेपाललाई पनि त्यसले टेवा पुर्याएको छ। म उहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा बाबा रामदेव आचार्य बालकृष्णजी नेपालमा 3 दिने भ्रमणमा आएर जुन चाहिँ यहाँ आज यस महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा बिहान 5 बजेदेखि योग अभ्यास गराउनु भएको छ। आदरणीय सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले बिहानदेखि योग गरिराख्नु भएको छ। म तपाईँहरूलाई पनि हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। अन्तमा म के भन्न चाहन्छु भन्दा अस्ति मात्र म दिल्ली प्रस्थान भएको थिएँ। विगतमा कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि जुन एयर बबल लागू भएको थियो, नेपालको नागरिक भारतमा जाँदाखेरि नेपाल र भारतीय मुलुकका नागरिकले मात्र जान पाउने र भारतबाट नेपाल आउँदाखेरि नेपाली र भारतीयले मात्र प्लेनमा आउन पाउने। मैले त्यहाँ गएर त्यहाँका पर्यटन राज्य मन्त्रीज्यूलाई भेटेँ। म त्यहाँ गएर सिभिल एभिएसन मन्त्रीज्यूलाई भेटेर यो एयर बबल चाहिँ हटाइदिनु पर्यो। हाम्रो फ्लाइट एउटाले मात्रै पुग्दैन, कम्तीमा 2-3टा फ्लाइट दैनिक काठमाडौँदेखि दिल्ली, दिल्लीदेखि काठमाडौँ सुरुवात गरिदिनु पर्यो भनेर मैले अनुरोध गरेँ। त्यसको 48 घण्टाभित्र त्यहाँका सिभिल एभिएसन मिनिस्टरले अहिले एयर बबल हटिसकेको छ। अब जुनसुकै नागरिक हामी यहाँबाट दिल्ली, हामी भारतको जुनसुकै ठाउँमा पनि जान सक्छौँ। त्यसले पनि पर्यटनलाई टेवा पुगाएको छ। म यही आज यो पशुपतिको पवित्र स्थलबाट म पर्यटन राज्य मन्त्री र सिभिल एभिएसन क्याबिनेट मन्त्रीलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथसाथै यस महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा मलाई यो जुन मैले अवसर पाएँ, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको तर्फबाट मैले बाबा रामदेव र आदरणीय बालकृष्ण गुरु आचार्यज्यूलाई जुन मैले स्वागत गर्ने जुन मैले मौका पाएँ, यसको लागि म आफू एकदमै खुसी छु। आफूलाई म खुसी व्यक्त पनि गरेको छु। म एकदमै सौभाग्यमय ठानेको छु र नेपालमा थुप्रै प्रजातिका मूल्य जडीबुटीहरू हाम्रो नेपालमा छ। हामीसित याचा गुम्बा छ, हामीसित 5 औले छ, हामीसित चिराइते छ, लगायत थुप्रै जडीबुटीहरूको सम्भावना भएको नेपाल यहाँ थुप्रै ठाउँमा ती बहुमूल्य जडीबुटी पनि पाउने भएकोले आगामी दिनमा बाबा रामदेवजी आदरणीय आचार्य बालकृष्णजीले पनि नेपालका विभिन्न ठाउँमा जडीबुटी उत्पादनलाई सँगसँगै त्यहाँ प्रशोधन गर्ने व्यवस्था पनि मिलाइदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। र अन्तमा जुन बेला हामी कोभिड-19बाट हामी ग्रसित भएका थियौँ, त्यो बेलामा बाबा रामदेवजीले बनाएको औषधि मलाई कोरोना लाग्दाखेरि उहाँले नै दिएको औषधि मैले त्यो प्रयोग पनि गरेको छु। त्यसले मलाई राम्रो पनि भएको छ। त्यसो भएको हुनाले आज विश्व नै बाबा रामदेवको योगले गर्दाखेरि प्रसिद्ध भएको छ। कतिपय औषधि उपचारबाट पनि ठिक नहुने ठाउँमा पनि बाबा रामदेवजीले बनाएको जुन औषधि सेवन गर्दाखेरि त्यो ठिक भएको छ। त्यसको लागि पनि म उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अन्तमा यो पशुपति क्षेत्रभित्र आएर जुन योगा शिक्षा दिनुभएको छ, यसको लागि म फेरि आदरणीय महाराज रामदेव गुरु र आदरणीय आचार्य बालकृष्णजी, आदरणीय योग गुरु लभदेव मिश्र लगायत
सबै सञ्चारकर्मी मित्रहरूलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु र बाबा रामदेवजीको फेरि पनि नेपालमा भ्रमण हुनेछ भन्ने विश्वास दिँदै म आफ्नो भनाइ यही अन्त गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। माननीय मन्त्रीज्यू, यो जुन ब्रान्ड एम्बेसडरको स्वर्ण अक्षरले लिखित छ, यो हजुर माननीय मन्त्रीज्यू पढ्दै हुनुहुन्छ। Letter of request, Nepal Tourism Board humbly request that the revered Swami Baba Ramdev kindly accept the honor of Goodwill Ambassador for Spiritual and Wellness Tourism of Nepal. We look forward to receiving Swamiji blessing and guidance in promoting Nepal as a world-class spiritual destination. Most respectfully, thank you. यो माननीय मन्त्रीज्यूले योग ऋषिज्यूलाई प्रदान गर्नुहुँदैछ। यो महत्त्वपूर्ण पत्र आध्यात्मिक राष्ट्र नेपाल कसरी बन्न सक्छ यसभित्र यो कुरो लुकेको छ र आध्यात्मिक राष्ट्र बनाउनका लागि पर्यटन मन्त्रालयले आधिकारिक रूपमा स्वामीजी महाराजलाई यो अलख जगाउनका लागि एउटा नयाँ किसिमको आधार खडा गरेको छ। यसका साथै हार्दिक आभार माननीय मन्त्रीज्यू। यस पश्चात सम्पूर्ण नेपालीहरूको ढुकढुकी अर्थात् सम्पूर्ण नेपालमा आज योगको यात्रालाई उच्च स्तरमासम्म पुर्याउनका लागि परम श्रद्धेय आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य श्री महाराजको जुन भूमिका छ त्यो भूमिकाका विषयमा स्वामीजी महाराजले संसारभरि उहाँले पुर्याएको योगदानका विषयमा हामीले शब्दबाट व्यक्त गर्न आवश्यक छैन। त्यो कर्मबाट देखिएको छ। ती कर्म प्रधान व्यक्तित्वलाई नमन गर्दै आफ्ना विचारहरू परम श्रद्धेय पूज्य वंदनीय संपूर्ण सनातन वैदिक संस्कृति योग आयुर्वेद प्रति निष्ठा रखने वाले व्यक्तिहरूको लागि श्रद्धा र आदर को केंद्र पूज्य स्वामी जी और आज भगवान पशुपतिनाथ को पवित्र प्रांगण, इस प्रांगण में आज विशेष कार्यक्रम को लागी उपस्थित होने का आदरणीय मंत्री जी श्री प्रेम बहादुर आले जी जो माननीय संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री हुनुहुन्छ और साथ साथ में डॉक्टर मिलन कुमार थापा जी सदस्य सचिव पशुपति क्षेत्र विकास कोष, आदरणीय श्रीमती आशा पांडे जी सदस्य पशुपति क्षेत्र विकास कोष, आदरणीय घनश्याम खतिवड़ा जी कार्यकारी निर्देशक, आदरणीय टोकराज पांडे जी सह सचिव संस्कृति पर्यटन नागरिक उड्डयन मंत्रालय और साथ साथ में आदरणीय लामा जी लारके लामा जी और पूर्व मंत्री पनि हुनुहुन्थ्यो, लामा पनि मंत्री पनि साधक पनि योगी पनि और साथ भाई उपेंद्र महतो जी और बाकी हाम्रो आदरणीय भाई लवदेव जी, भाई शालिग्राम जी और हमारे कल से बहुत प्रयास कर रहे थे जो पूज्य स्वामी जी के पीछे लगे थे सीओ साहब, जो पर्यटन संस्कृति मंत्रालय का जो सीओ साहब, सीओ भी आ रखे हैं नहीं, तो वहाँ को भी बहुत आशीर्वाद क्योंकि वो पूरा प्रयास करते उन्होंने
धनंजय रेग्मी जी को भी बहुत बहुत आशीर्वाद है, क्योंकि वहाँ को भी काफी प्रयास किया। और विशेष करके यह पतंजलि योगपीठ का प्रयास श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में आज और एक नए मुकाम को प्राप्त कर रहा है। आज भगवान पशुपतिनाथ के इस पवित्र प्रांगण में पशुपतिनाथ सारे प्राणियों के नाथ हैं। उनके नाथ में रहने वाला कोई अनाथ नहीं हो सकता। इसीलिए आप सब सनाथ हैं। कहा? क्योंकि आप सबको पशुपतिनाथ का आश्रय प्राप्त है। मैंने हिंदी में तय भर बंदे चू कि पूरा विश्व लाई था भोस, पूरा भारतवर्ष लाई कि आज आदरणीय हमारे मंत्री जी जो माननीय संस्कृति पर्यटन नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, उन्होंने श्रद्धेय स्वामी जी को नेपाल सरकार की ओर से ऑफिशियली संस्कृति पर्यटन के क्षेत्र में ब्रांड एम्बेसडर, सम्मानित ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सेवा देने के लिए अपनी सहभागिता देने के लिए आज रिक्वेस्ट करी है, प्रार्थना करी है। इस सहृदयता के लिए मैं आदरणीय मंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं। और जो व्यक्ति पूरी दुनिया के लिए अपनी संस्कृति पर्यटन और वेलनेस उसके लिए जो लगे हुए हैं, तो मैं भी अपनी ओर से रिक्वेस्ट करूंगा तो श्रद्धेय स्वामी जी बहुत शीघ्र ही, क्योंकि इसकी घोषणा भी जब ये अद्भुत कार्य है तो अद्भुत रूप में हो, हम यही चाहते हैं। तो आज आदरणीय मंत्री जी, सब पूरा उनका मंत्रिमंडल, सबको मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। नेपाल देश मूलतः संस्कृति आध्यात्म प्रमुख देश है, ये पूरी दुनिया जानती है। राजनीतिक विविधताएं या आपस की विषमताएं अलग बात है, परंतु विचारधाराओं की बात अलग है। पर दुनिया के अंदर आज भी नेपाल को एक अध्यात्मवादी सनातन परंपरा को मानने वाला देश के रूप में माना जाता है। नेपाल देश की भूमि ही एक ऐसा देश की भूमि है, ये एक ऐसा भूखंड है जहां से दो धर्मों का उद्गम हुआ है। ये आप सबको समझना और जानने की जरूरत है। जिस परंपरा को दुनिया के 200 करोड़ से ज्यादा लोग मानते हैं, हिंदू धर्म की यह उद्गम भूमि, पशुपतिनाथ मंदिर का यह पवित्र प्रांगण, जहां पर माता सीता जानकी का पवित्र उद्गम स्थल, तो यह जहां हिंदू धर्म के लिए गर्व और गौरव का देश है, वहां पूरी दुनिया को शांति और अहिंसा का संदेश देने वाले भगवान बुद्ध की जन्मभूमि यही देश है। तो यहाँ पर इतनी देवी देवताओं और आदर्श महापुरुष अवतारी पुरुष के रहते हुए भी इस देश को आज धर्म से, यदि हम धर्म की पहचान से अपने आप को वंचित करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आपकी पहचान के लिए और कोई इससे बेहतर कोई आपके लिए पहचान के लिए कोई आधार हो सकता है। इसीलिए देश की उन्नति समृद्धि के साथ साथ अपने पहचान के लिए भी इन धार्मिक प्रतीकों का कभी तिरस्कार नहीं करना। धर्म और संस्कृति से आप हैं, आपकी वजह से धर्म संस्कृति नहीं है, इसीलिए धर्म को खोने वाला कभी जीवित नहीं रह सकता। तो मेरा निवेदन है कि यदि मान लो नेपाल हिंदू राष्ट्र के रूप में पूरी दुनिया को जाना जाता था दुनिया में, तो नेपाल दुनिया के 200 करोड़ से ज्यादा लोगों का श्रद्धा का केंद्र था। राष्ट्र की धार्मिक पहचान खो गई तो 200 करोड़ लोगों का आस्था भी तो आपने गुमाया है। पर उसके बाद में आपने क्या पाया? मैं कहता हूं कि भगवान ने भगवान बुद्ध को यहाँ पर इस भूमि पर अवतार, यहाँ पर वो अवतार लेकर के आए, वो हमारे इतिहास हैं, अतीत हैं, हमारे लिए गर्व की बात है। परंतु वर्तमान में गर्व और गौरव हो
ऐसा भी हम कुछ करें, इसके लिए भी हमको प्रयास करना चाहिए। इसी तरह से आज आपके अंदर जो शक्ति और ऊर्जा है, श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में मैं ऐसा मानता हूँ कि अब पूरा नेपाल योग और आयुर्वेद के माध्यम से खड़ा होगा। पतंजलि नेपाल के जड़ी बूटियों के लिए आदरणीय मंत्री जी अभी कह रहे थे कि यहाँ पर यारसा गुम्बा है, 5 उंगले छ, चिरायता छ, विविध तरह को जो बायोडाइवर्सिटी नेपाल को भगवान ने दिए को छ तो अद्भुत छ। यहाँ मधेश, पहाड़, हिमाल, तराई, अलग अलग तरह को उपत्यका, विविध तरह को नदीहरू को संगम र स्रोत को माध्यम में बीच में लगभग 15-20 हजार भन्दा धेरै तरह को प्लांट्सहरू, विविध तरह को बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर उपलब्ध है। और अभी प्लांट्स बायोडाइवर्सिटी के लिए भी मलाई थाहा छ कि यूके गवर्नमेंट को एउटा यूके को संस्था छ रॉयल बॉटनिकल गार्डन एडनबराबाट यहाँ पर बॉटनिकल सर्वे या बॉटनिकल रिसर्च को पनि काम हुँदैछ। तो मार्क वाटसन वहाँ को साइंटिस्ट है, वो मथि पनि हरिद्वार पनि कई पाली गएर पूज्य स्वामीजीसँग हामीसित पनि भेट गरेर आएको। वहाँ हाम्रो कुछ नेपाली हाम्रो भाइहरू पनि काम गर्दैछन् एडनबरामा, स्कॉटलैंड में। तो वो बायोडाइवर्सिटी के ऊपर अभी बहुत काम करने की आवश्यकता है। थुप्रै जड़ीबूटीहरू विलुप्त होने की कगार में छ। जड़ीबूटीहरू को प्रशोधन करना भन्दा जरूरी छ जड़ीबूटीहरू को संरक्षण र संवर्धन करना। जड़ीबूटीहरू को स्रोत असीम छैन, सीमित छ। यदि जड़ीबूटीहरू को दोहन हुँदै गयो भने जड़ीबूटीहरूलाई निकाल्दै त्यसलाई त्यसको पूरा आप खनन करके निकालते रहें और जड़ीबूटियों को यदि पैदा ना होने दें, उनको बीजलाई त्यहाँ धरतीमा नहाल्ने भने जड़ीबूटी केही समयपछि खत्म हुन्छ। तो उसके लिए भी पतंजलि प्रतिबद्ध है कि जड़ीबूटी अनुसंधान के लिए, जड़ीबूटी को बढ़ाने के लिए, संरक्षण संवर्धन के लिए जो भी हम संस्थागत रूप से भी पूरी तरह से प्रयास करेंगे और आदरणीय मंत्री जी और सरकार जो भी हमारे लिए निर्देशित करेंगे, पतंजलि इस काम को करने के लिए कृत संकल्प। इसी तरह से मैंने कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी बात की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, पूरा मंत्रिमंडल, कृषि हमारे मंत्री जी संग पनि मैले कुरा गरेको। नेपाल मूलतः कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर एग्रीकल्चर कल्टिवेशन को लागि, एग्रीकल्चर रेगुलेशन को लागि पनि थुप्रै काम गर्ने आवश्यकता छ। डिजिटल एग्रीकल्चर र मोडर्न एग्रीकल्चर, एडवांस टेक्निक को माथि पतंजलि थुप्रै रिसर्च गरिरहेको छ। भारतमा थुप्रै काम गरिरहेको छ। एग्रीकल्चर रिसर्च को लागि पनि हामी काम गर्नको लागि प्रतिबद्ध छौं। त्यसको लागि पनि हामीले प्रयास गर्दै गर्नु। त्यसबाहेक हिजो पनि हामीले कुरा गरेर पूरा मंत्रिमंडल को साथ हाम्रो मिटिङ थियो। आदरणीय एम्बेसडर साहबले हामीलाई आमन्त्रित गर्नुभएको थियो। त्यतिखेर पनि हामीले रिक्वेस्ट गरेर त्यो पनि योजना बन्दैछ कि नेपालमा एउटा स्किल डेभलपमेन्ट प्रोग्राम, किन भन्दा आज पूरी दुनियाँमा स्किल्ड व्यक्तिहरूको ज्यादा माग छ, डिमान्ड छ। तो स्किल्ड भएपछि नेपाली कहीं पनि, नेपालमा पनि, बाहिर पनि देशको समृद्धि र उन्नतिको लागि ठुलो कन्ट्रिब्युसन दिन सक्छ। स्किल डेभलपमेंट प्रोग्राम को लागि पनि पतंजलि सोचेको छ। इसको विषय में पनि उसके लिए भी हम लोग कुछ काम करने वाले हैं। बड़े लेवल पर श्रद्धेय स्वामी जी का आदेश होगा तो हम जरूर उसको भी आगे ले जाने वाले हैं। इसी तरह से नेपाल में सब ये देखो साना साना बाबू नानीहरू, यस्तो सानो बच्चीले सबैले देख्नुभयो कस्तो एकदम फिजिकली फिट और फ्लेक्सिबिलिटी। तो नेपाल में अपार जति पनि जो नेपालीहरूको जो शरीर एकदम न सुगठित मजबूत स्वभावतः, परंतु त्यसको यो स्वभावतः सुगठित मजबूत शरीर को एउटा कन्ट्रिब्युसन दुनिया को लागि के हुन सक्छ। आज दुनिया में एउटा नाम र पहचान को लागि यदि नेपालीहरू स्पोर्ट्स में अगाडि आए भने
पूरा दुनिया में हिजब पूरा बंदी थी कि हमने कोई क्रिकेट को लगी एक एसोसिएशन है कहीं बना को तो चले ना। अरे क्रिकेट ही नहीं, सारे स्पोर्ट्स में हमरो तो यो इच्छा था आमनी समय में नेपाल का बाबू नानी और बच्चा और के गैर ओलंपिक्स बड़ा तुमरे गोल्ड मेडल ले रहा हूँ, उसको लागी जरूरी था यहाँ स्पोर्ट्स स्कूल होना। उसके लिए भी पतंजलि तैयार था कि स्पोर्ट्स स्कूल पर ही प्रारंभ हो नेपाल में, जिसलिए कि स्पोर्ट्स को रूप में बनी पूरी दुनिया में नेपाल को पहचान हो। तो इसके अतिरिक्त जो है और बहुत सारी चीजें हैं, उसके लिए हम सब लगे हुए हैं। स्वस्थ समृद्ध नेपाल बनाने को लागी, योग आयुर्वेद को लागी, समृद्धि लाने को लागी। और हम दूटा चैनल के माध्यम से भी आस्था नेपाल और पतंजलि नेपाल चैनल के माध्यम से भी अवगति भी दिलाए और आगे बढ़ाते हैं। तो पुनः इस अवसर पर मैं श्रद्धेय स्वामी जी को और पूरी टीम को और सभी लोगों को बहुत धन्यवाद भी करता हूं, जो पूरी निष्ठा के साथ ऊर्जा के साथ श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में जो सेवाएं दे रहे हैं। और आज पुनः आदरणीय मंत्री जी जो आपकी भावनाएं हैं कि ये चाहते हैं क्या बिना ब्रांड एम्बेसडर बनाए भी जिसने सारी दुनिया में नेपाल की एडवोकेसी की हो, पूरी दुनिया के अंदर में नेपाल की संस्कृति कल्चर और यहाँ की लोगों की प्रशंसा की हो, यहाँ के स्वाभिमान सम्मान के लिए जिन्होंने काम किया हो, ऐसे श्रद्धेय स्वामी जी को अभी ऑफिशियली यदि आप रिक्वेस्ट करते हैं तो हमें पता है कि श्रद्धेय स्वामी जी जरूर विचार करेंगे। तो पुनः भगवान पशुपतिनाथ संग प्रार्थना कर दे माँ वाणीलाई विराम दीचू। ओम। अभी हम भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए जाएं, उससे पहले मैं 2-3 ही वाक्य कहना चाहूँगा। प्रथम तो हमारे सारे पतंजलि नेपाल और आस्था नेपाल के साथ साथ नेपाल के काफी भोर में वैसे मीडिया के लोगों का दर्शन होना दुर्लभ है, लेकिन ये सुबह सुबह सब जाग के आए, इसलिए हमारे मीडिया के बंधुओं के लिए भी जोरदार है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बहुत सारे हमारे यहाँ पर पत्रकार बंधु हैं, उन बंधु भगिनियों को मेरा प्रणाम। नेपाल स्वभाव से एक आध्यात्मिक राष्ट्र है और इसकी आध्यात्मिकता वो नेपाल की बहुत बड़ी शक्ति तो है ही, और इस अध्यात्म मूलक संस्कृति और प्रकृति मूलक समृद्धि के नए आरोहण नेपाल को चढ़ते हुए पूरी दुनिया में एक नेपाल की एकता, अखंडता और संप्रभुता के साथ विकास के भी नए सोपान गढ़ने। तो एक बात मैं चाहता हूं कि नेपाल के बच्चे बच्चे तक पहुंचे और पूरी दुनिया के 800 करोड़ लोगों तक पहुंचे, और पतंजलि का भी विस्तार लगभग दुनिया के पूरे 200 देशों तक है कि नेपाल स्वभाव से एक आध्यात्मिक राष्ट्र है और प्रकृति और संस्कृति को लेकर के अपनी सनातन परंपरा, जैसा श्रद्धाचार्य ऋषि ने कहा, एक तरफ गौरवशाली सनातन धर्म, दूसरी तरफ गौरवशाली बौद्ध धर्म, और इसको मानने वाले पूरी दुनिया में 200 से 250 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला भी देश होने का गौरव नेपाल को प्राप्त है। ये सब के लिए हमको फक्र होना चाहिए। ये नेपाल की थाती। और जैसा आदरणीय श्री मंत्री जी ने रिक्वेस्ट किया और श्रद्धेय आचार्य ने कहा, हम स्वभाव से ही नेपाल के साथ, जैसे मैंने कहा ये राष्ट्र स्वभाव से एक आध्यात्मिक राष्ट्र है, हम स्वभाव से ही नेपाल के साथ एकात्म है। इसका कारण हमारी साझी संस्कृति है, इसका कारण हमारे साझे पूर्वज हैं, और इसका कारण श्रद्धेय आचार्य श्री भी है। तो हम सब ऐसे ही एकात्म होकर के आगे बढ़ेंगे और नेपाल की प्रकृति, नेपाल की संस्कृति, नेपाल की आध्यात्मिकता और नेपाल का ये नेचर और एनवायरनमेंट के साथ यहाँ की जो पुण्य भूमि है, यहाँ तीर्थ भूमियां हैं, जनकपुर से लेकर के, लुम्बिनी से लेकर के
भगवान पशुपतिनाथ से लेकर के भगवान मुक्तिनाथ से लेकर के अनेक धाम, अनेक तीर्थ और इतनी बड़ी वन संपदा क्या नहीं है नेपाल में। तो मुझे लगता है, और कल मैं यहाँ चंद्रागिरी गया तो इतने बढ़िया डेस्टिनेशन भी बना दिए और भी बन जाएंगे। तो भारत 135 करोड़ का है। यदि भारत के पर्यटन वाले, भारत के भी लोग बाहर घूमने कहाँ जाते हैं, तो उनको भी मैं समझाऊंगा, बावड़ो इधर उधर मत घूमो, नेपाल जाओ। कहाँ घूम रहे? वो मिडिल ईस्ट में पैसा दे रहे हैं, यानी उनके पास पहले ही इतना तेल का पैसा है, वो उनसे हजम नहीं हो रहा। तो क्यों दुबई में जाकर के धूल फांकते हो? क्यों जो है स्विट्जरलैंड में जाकर के, स्विट्जरलैंड में क्या है, वैसे भारत का वही बहुत काला धन पहले ही जमा था। तो स्विट्जरलैंड में क्यों जाते हो? क्यों तुम यूरोप में जाते हो? और मैंने सिंगापुर भी देखा है, मैंने हांगकांग बैंकॉक भी देखा है, मैंने साउथ कोरिया, उत्तर कोरिया में तो जाने शायद कोई देता नहीं लेकिन जहां तक पहुंच पाए, कोरिया से लेकर के, ऑस्ट्रेलिया से लेकर के, और चाइना जो अपने पड़ोस में है, चाइना से लेकर के रसिया, रशियन कंट्री, जापान आदि लगभग और अफ्रीकन कंट्री, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, लगभग सारी दुनिया को देखा। जितनी उन्नत संस्कृति और प्रकृति नेपाल में है, वह पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा है, पूरी दुनिया के लिए एक आदर्श है। तो ऐसे स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन पर पूरी दुनिया के लोग आए, उनका हम अभिनंदन करेंगे। इस संदर्भ में जो पत्र दिया है आपकी का रिक्वेस्ट है, इसके ऊपर भी बहुत शीघ्रता के साथ विचार करके विधिवत रूप से इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जल्दी ही मीडिया के लोगों को शुभ समाचार देंगे। इसी के साथ अब के इस अनुष्ठान को विराम देते हैं, क्योंकि भगवान का दर्शन करके फिर वापस हमें इंडिया टीवी के प्रोग्राम के लिए आना है और सारे इस देश की प्रकृति और संस्कृति को जिस तरह से हम बखान कर रहे हैं, बहुत जल्दी ही नेपाल का पर्यटन विभाग जो है ओवरलोडेड होने वाला है। हम खुद भी आराम करते हैं और आपको भी आराम नहीं करते हैं। पूरा संस्कृति और पर्यटन उड्डयन मंत्रालय वो जो है पूरा मालो माल होने वाला है। और यहाँ हाँ, अरे जो है हमारे सनातन धर्मियों का, हमारे बुद्ध धर्मियों का, हमारे पास में जो समृद्धि है उसकी धारा यहाँ पर भी नेपाल में बहनी चाहिए। और नेपाल सब तरह से समृद्ध होना चाहिए, आर्थिक दृष्टि से भी, सांस्कृतिक दृष्टि से भी, और यह फिर से अपनी साझी संस्कृति को लेकर के आगे बढ़े। इसके साथ अभी के अनुष्ठान को यहाँ विराम देते हैं। अभी पशुपतिनाथ के दर्शन करके फिर इंडिया टीवी के कार्यक्रम के लिए आएंगे। ओम शांति शांति शांति। बोलो पशुपतिनाथ भगवान की, नेपाल माँ को जय, भारत माता की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। लाइन मिलाएर बस्नुहुनेछ, बसिराख्नुहुनेछ। यहाँ स्वामीजी महाराज दर्शन गरेर फेरि यतै आउनुहुनेछ तुरुन्तै। मात्र बीचमा 15 मिनटको एउटा सानो ब्रेक छ। भित्र सुन्नुभएको छ, भित्र सुन्नु मिल्दैन। आवाज आ रही है सबको? शुरू करें? ठीक, चलो। आदरणीय सम्पूर्ण मित्रहरू, पत्रकार साथीहरू, आज श्रद्धेय बाबा रामदेव र श्रद्धेय बालकृष्ण आचार्यज्यू हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। म उहाँलाई पर्यटन मन्त्रालयको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँले योग शिविर सञ्चालन पनि भर्खरै गरेर सम्पन्न भइसकेको छ। म उहाँलाई टुरिज्म प्रमोसनको लागि
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको तर्फबाट म उहाँलाई टुरिज्म सेक्टरमा प्रमोसन गर्नको लागि ब्रान्ड अफ एम्बेसडरको लागि म उहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र उहाँलाई म यो ब्रान्ड अफ एम्बेसडरको चाहिँ यो प्रदान पनि गर्न चाहन्छु। मैंने तो जो पहले बोला था तुमने ले लिया था कि बाकी है? ले लिया था। फिर भी बोल देते हैं। नेपाल स्वभाव से ही एक आध्यात्मिक देश है और नेपाल की प्रकृति और नेपाल की संस्कृति विश्वजयी संस्कृति और राजनीतिक दृष्टि से सन्यासी भले ही किसी एक राष्ट्र का नागरिक हो, लेकिन सन्यासी स्वभाव से वर्ल्ड सिटीजन होता है और भारत और नेपाल की तो प्रकृति और संस्कृति साझी है, पूर्वज साझे हैं और मैं जो प्रकृति और संस्कृति का वैभव नेपाल में देखता हूँ मैं उसको भारत सहित पूरी दुनिया में लेके जाऊंगा और यहाँ की संस्कृति से यहाँ के लोगों को तो गौरव ही हो, यहाँ संस्कृति और प्रकृति से यहाँ समृद्धि की भी नई बयार आए। इसके लिए हम जो प्रस्ताव दिया है इस पर गंभीरता से विचार करके जल्दी इस पर निर्णय करेंगे और इस नेपाल देश को इसकी एकता, अखंडता और संप्रभुता के साथ समृद्धि के नए शिखर आरोहण करे। इस दिशा में पतंजलि योगपीठ की ओर से जो भी योगदान हो सकता है उसकी एक पूरी रूपरेखा बना करके एक लंबी कार्य योजना के तहत हम अपना संपूर्ण योगदान देंगे। ठीक है, बाकी तो बहुत कुछ इनको सुबह से हमने बाबा रामदेव गुरुङ श्रद्धेय आचार्य बालकृष्णजी 4 दिने भ्रमणमा नेपाल आउनुभएको थियो। आज उहाँ फर्किँदै हुनुहुन्छ। आज हामीले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयद्वारा आयोजित भगवान श्री पशुपतिनाथ दर्शनसहित योग शिविरको हामीले आयोजना गरेका थियौँ। बाबा रामदेवले त्यो योग पनि सञ्चालन गर्नुभयो र उहाँलाई हामीले पशुपतिनाथमा चाहिने दर्शन पनि गरायौँ। त यहाँबाट के लाग्छ मलाई भन्दाखेरि वास्तवमा भारतमा भएको करिब 135 करोड जनसङ्ख्या त्यहाँको छ, हाम्रो 3 करोड जनसङ्ख्या छ र दुई देश भित्रको जुन मित्रता छ त्यो कायम हुनुपर्छ, अटल हुनुपर्छ। आज मात्रै हामीले तपाईँले देख्नुभयो मिडियाकर्मी साथीहरूले ब्रान्ड अफ एम्बेसडरको चाहिने उपाधि पनि हामीले उहाँलाई दिएका छौँ। अब त्योबाट के हुन्छ भन्दा भारतबाट धेरै पर्यटकहरू नेपाल आउँछन्, यहाँको चाहिने पर्यटन प्रवर्धन पनि हुन्छ। अब त्यहाँको संस्कृति र यहाँको संस्कृति पनि मिल्दोजुल्दो छ। त्यसो भएको हुनाले यो नेपाल सगरमाता र बुद्धको देश भनेर विश्वले चिन्ने गरेको छ। त्यसो भएको हुनाले यो जुन कार्यक्रम थियो श्रद्धेय बाबा रामदेव र आचार्य बालकृष्णजीको, यसले गर्दाखेरि यसले पर्यटन प्रवर्धनलाई ठुलो टेवा पुग्छ। योग र आयुर्वेदिकलाई जोडेर हेर्दाखेरि जस्तै अब हाम्रा सिंहदरबार वैद्यखानाहरू राम्रोसँग सञ्चालन हुन सकिरहेको अवस्था छैन र बाहिर चाहिँ अब यो चाहिँ यो खालको रामदेव गुरुको चाहिँ यो व्यापारको रणनीति हो कि भन्ने पनि छ। बाहिर जनताको त्यो एक खालको प्रश्न छ, यसलाई चाहिँ कसरी चिर्नुहुन्छ? होइन, अब योगको सवालमा कुरा गर्दाखेरि तपाईँको विश्वले नै आज बाबा रामदेवले जुन शिक्षा दिनुभएको छ विश्वले नै त्यो योग गरिराखेको अवस्था छ। नेपालमा मात्रै नभए संसारभरिका चाहिने मानिसहरूले आज बाबा रामदेवले दिएको योग शिक्षा लागू भएको अवस्था छ र अहिले हामीले त्यसलाई चाहिने उहाँको चाहिने व्यापार व्यवसायको लागि भने त्यो त मलाई लाग्छ त्यस्तो होइन। उहाँले वास्तवमा नेपाल र भारत युगौयुगदेखि चाहिने एउटा चाहिने मित्र राष्ट्रको रूपमा चाहिने हामी जस्तो हामी यहाँबाट नेपालबाट हामी भारत जाँदाखेरि हामीलाई पासपोर्ट चाहिँदैन, भिसा चाहिँदैन। त्यस्तै भारतीय नागरिकहरू नेपाल आउँदाखेरि भिसा पासपोर्ट केही पनि चाहिँदैन, अरू देशलाई भिसा पासपोर्ट चाहिन्छ। त्यसो भने यो मित्र राष्ट्रको हिसाबले पनि र स्वयं आदरणीय
आचार्य बालकृष्णजीको जन्मभूमि पनि यही नेपालमा भएको हुनाले नै उहाँले नै बाबा रामदेवलाई यहाँ ल्याएर 4 दिन चाहिँ जुन यो भ्रमण भयो, उहाँको भ्रमण मलाई लाग्छ एकदमै सफल भएको छ। यसले नेपालको पर्यटनलाई ठुलो टेवा पुर्याउँछ। कस्तो अपेक्षा गरेको छ त? पर्यटन मात्र नभएर अब जस्तै अब हाम्रो नेपालमा रहेका जडीबुटीहरूको पनि संरक्षण हुने, प्रवर्धन हुने कुराहरू हो कि कस्तो खालको? अघि पनि मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ, अघि मैले त्यो मन्तव्य दिने क्रममा मैले भनेको थिएँ, हामी कहाँ चाहिने विभिन्न प्रजातिका जडीबुटी छन्, बहुमूल्य जडीबुटीहरू छन्, जस्तो चिराइचो, पाँचौले, यार्सा गुम्बा लगायतको थुप्रै जडीबुटीहरू। यो बुद्ध र सगरमाताको देश भएको हुनाले धेरै सम्भावनाहरू छ। मैले बाबा रामदेवजीलाई पनि अनुरोध गरेँ, बाबा आचार्य बालकृष्णजीलाई पनि मैले अनुरोध गरेँ, तपाईँहरू आउनुहोस्, यहाँ खोज तलास गर्नुहोस्, यहाँ थुप्रै प्रजातिका जडीबुटीहरू छन्। तपाईँहरूले यहाँ यदि व्यावसायिक रूपमा पनि यसलाई अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ भने यहाँका नागरिकले रोजगारी सिर्जना हुनेछ। यहाँ ठाउँ ठाउँमा चाहिने आयुर्वेदिक औषधालय हुनेछ, फ्याक्ट्रीहरू बन्नेछ। र नेपाल सरकारले अहिले त वन तथा वातावरण मन्त्रालय नै जग्गा लिजमा दिने प्रावधान भएको हुनाले त्यो व्यवस्थापन गर्ने भनेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले अस्ति उद्घाटन कार्यक्रममै भनिसक्नु भएको छ। त्यसो भएको हुनाले उहाँले यहाँ आउँदा राम्रै नै हुन्छ, नेपालमा पर्यटक परिवर्तन पनि हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। नेपाल सरकारले उहाँलाई लिजमा जग्गा दिने विवाद चलिरहेको छ। त्यो विवादको कुनै अर्थ छैन। अब खाली रहेको जग्गा हामीले चाहिँ पुरै जङ्गल फडानी गरेर जग्गा दिने होइन, हामीसित खाली भएको जग्गामा चाहिने जडीबुटी खेती गरेर यहाँका दाजुभाइहरूले रोजगारी सिर्जना गर्नु र राज्यलाई ट्याक्स आउने कुरा त राम्रो कुरा हो। त्यसलाई चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। खैर त्यो मेरो मन्त्रालयभित्र त पर्दैन, त्यही पनि त्यो चाहिँ खाली भएको जग्गालाई प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो धारणा हो। कति जग्गा छ?